ETA-CT screening test conducted on May 10, 2025 in Bannu and A Khan divisions. मैथमेटिक्स एंड साइंस MCQs को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे उनकी। इससे पहले मैंने बन्नू डी खान डिवीज़न का PhD का पेपर भी सॉल्व किया था और उसकी भी मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो आप वहाँ उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के बनाने का भी मकसद यही है कि आप जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं या पेपर देने वाले हैं या फ्यूचर में देंगे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करें, ठीक है। और थोड़ा सा मैं सेपरेटली ये क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ ताकि जो सॉल्यूशन हो वो आपको साफ़ सुथरी मिले और आप उसको एंजॉय कर सकें। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। कमेंट सेक्शन में भी आप फिर अपना पॉइंट वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको किसी एक ख़ास टॉपिक पर मैथमेटिक्स में या साइंस में MCQs चाहिए हैं या सॉल्यूशन चाहिए तो उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके पहला हमारे पास क्वेश्चन है दैट इफ़ 1 रेज टू एनी पावर इज़ ऑलवेज इक्वल। ऑप्शंस हैं आइडेंटिटी, 1, 0, टेंस। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ये मैंने आइडेंटिटी लिखा हुआ था, वो तो 1 के बराबर ही है। ये इन्फिनिटी वाला ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी है, 1 है, 0 है और टेंस है। जाहिर है अगर आप 1 की पावर जो भी लेते हैं, चाहे वो 0 लेते हैं तब भी वो 1 के बराबर होगा। अगर आप 1 की पावर -1 लेते हैं तब भी वो 1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर -1 बराबर है 1/1 के। सो इससे भी रिज़ल्ट 1 आता है। 1 रेज़ टू पावर 50 भी लेंगे, सो इट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 150 टाइम्स, ठीक है। तो इस चलते जाएं, 1 को आप जितनी मरतबा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1 को आप इन्फिनिट टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट आपके पास 1 ही आएगा। या इन्फिनिट टाइम्स 1 पे डिवाइड कर दें तब भी आपके पास जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट व्हाट इज़ द 4th कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 4 एंड 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन उसने क्या लिया हुआ है, 4 लिया हुआ है। तो ज़ाहिर है इसके लिए हमने क्या करना होगा कि 8 के अगर हम पहले 4 मल्टीपल्स लिखेंगे, सो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 2s are 3s are 24 और 8 4s are 32। फिर उसके बाद 4 की बात करेंगे हम, तो 4 1s are 4, फिर 8, फिर 16 12 आएगा थर्ड, और फिर 16, और फिर उसके बाद आप आएँ 16 पे। तो 16 पे आपके पास पहला आएगा 16, फिर 32, फिर 48 और फिर 64। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 32, 16 और 64 का ट्राइका है, ठीक है, बात इस पे होगी। सो इस तरह से हर एक ट्राइका को अगर आप देखेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 16 मिलेगा, ठीक है, और इसका ये 8 इधर तो मिलेगा लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से 16 आपको यहाँ पर भी मिल रहा है और यही सिचुएशन 16 की है कि यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 32 तो दो टाइम आया हुआ है लेकिन ये यहाँ पर आपको 32 नहीं मिलेगा। सो इन तीनों में जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या हो गया, 16, ठीक है। तो इसका 4th कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा जवाब 64, और इस तरह से करेक्ट ऑप्शन विल बी 64। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ सरफेसेस एंड टाइप्स इन अ स्क्वायर पिरामिड। ऑप्शंस हैं आपके पास गिवन, 5 सरफेसेस सब में है लेकिन डिफरेंट्स हैं। किस तरह से, 1 ट्राइंगुलर,
4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 4 ट्रायंगुलर, 2 स्क्वायर, 3 ट्रायंगुलर, 3 स्क्वायर, 2 ट्रायंगुलर। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये इसकी फिगर दिखाऊंगा, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक 3D पिरामिड है, ठीक है। यहाँ पर ये उसकी 3D इमेज दिखाई गई है, जिसमें ये वाला हिस्सा जो है ये देखें इसका स्क्वायर है और ये वाले सारे के सारे ट्रायंगुलर हैं। अब अगर आप इनके लेटरल फेसेस को देखते हैं, मतलब चारों तरफ हैं, यहाँ पर भी इस तरफ भी, तो ये आपके पास 4 इसके ट्रायंगुलर हो जाते हैं और ये इसका एक बेस उसका स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये जो ऑप्शन है बी वाला, 1 स्क्वायर और 4 ट्रायंगुलर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दी ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ इस फिगर से आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द length of 3 ropes is 42, 45 and 64 meter. If Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, what will be the maximum length of each piece? अच्छा, अब इस सिचुएशन में टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस दैट अली कैन कट फ्रॉम द 3 ropes विदाउट एनी लेफ्ट ओवर रोप, तो इसके लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिसको आप HCF कहते हैं। तो ज़ाहिर है 3 नंबर्स हैं आपके पास, इसका आप HCF मालूम कर लें, आपको इसका पता चल जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स मालूम करने होंगे, ठीक है। अब ये फैक्टर्स जो हैं 42 के, 54 के और 64 के हमें करने पड़ेंगे। तो 42 के फैक्टर्स जो हैं वो हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42, ठीक है। ये इन सब पे डिवाइड हो रहा है। और इसी तरह से अगर आप 54 को देखेंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54, ये आप अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इन सब नंबर पर ये 54 डिवाइड हो रहा है। और इसी तरह से 64 जो है उसके हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अब देखें क्वेश्चन जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है, लेकिन घुमा फिरा के इतनी बड़ी बात कर दी है कि आपकी नज़र ही नहीं जाती कि इधर ये बात हो रही है। सो इसमें आप देखें कि अगर आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो अब आप देखें कॉमन फैक्टर्स पर दायरे लगा लें, 1, 1, 1, 2, 2, 2, यहाँ पर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं नज़र आ रहा आपको, 6, 6 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद आगे चलते जाएं, कुछ भी आपको कॉमन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में 1 एंड 2, इनमें से दोनों से ही आप ज़ाहिर है इसका ये 2 नंबर्स हो गए, और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वो आपका ये हो गया। सो दैट मीन्स दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस दैट अली कैन कट फ्रॉम द रोप्स विदाउट एनी लेफ्ट ओवर रोप इज़ 2 मीटर, या 2-2 मीटर के हिस्सों में जब ये तकसीम करेगा तो कोई भी अलहदा हिस्सा, सेपरेट हिस्सा नहीं बचेगा, ठीक है। और इस तरह से 2 आपके पास इसका जवाब हो जाएगा, ये दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 + 2/3 + 3/4, सिंपल इसकी एडिशन है, यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1/2 आप भी साथ में प्रैक्टिस करें, पॉज कर दें जब तक मैं ये सॉल्व करता हूँ, आप ख़ुद भी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, तो इनमें ज़ाहिर है यहाँ पर 2, 3 और 4 जो है इनमें इसका आप ज़ाहिर LCM मालूम करेंगे, लेकिन कोई कॉमन चीज़ नहीं है इनमें। सो अब आप देखेंगे कि 2 3s are 6, 6 4s are 24, लेकिन अगर आप 12 पे चले जाएं तो वह इनका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि 2 6 are 12, तो 6 हो जाएगा, 3 4 4 2s are 8,
और 4 3s 3 3s आर 9। तो ये बनेगा 9 + 8 17 + 6 23 बाई 12। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये फर्दर मिनिमाइज हो भी नहीं रहा। ये ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। The perimeter of a rectangular field is 66 meter. If the length of the field is 15 meter, find the width of the field. सिंपल सा फार्मूला है पेरीमीटर का, रेक्टेंगुलर फील्ड का। रेक्टेंगुलर फील्ड आपके सामने मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसमें मिसाल के तौर पर आप ये वाली लेंथ ले लें 66 मीटर, सॉरी 66 मीटर तो इसकी वो है पेरीमीटर है। तो 15 मीटर है उसकी लेंथ। मैं मिसाल के तौर पर ये बड़ी वाली साइड मैंने यहाँ पर ले ली है 15 मीटर। तो ये चीज़ हमने मालूम करनी है। फार्मूला क्या है 2L + W, क्योंकि ये भी डबल टाइम आएगा, ये भी डबल टाइम आएगा। सो अब आपने क्या करना है कि पेरीमीटर है 66, 2 L + W, 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2s आर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 1s ये 3 33। सो L + W इज इक्वल टू 33। अब इसमें ज़ाहिर है L की वैल्यू है 15 मीटर। सो विड्थ को इधर मैं छोड़ देता हूँ और 33 से मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 17 मीटर हमारे पास इसका जवाब होना चाहिए। नहीं, कितना होना चाहिए है, सॉरी 15, ये बिल्कुल 18, सॉरी 18 मीटर, ठीक है। सो 18 मीटर हमारे पास इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर तो ये 18 मीटर हमारे पास इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इफ द एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज इज 215, फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज। अब इसका सिंपल फार्मूला है कि एवरेज जो है वो किसके बराबर है, सम ऑफ 40 क्वांटिटीज divided by number of quantities, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास है 215, सम यहाँ पर न्यूमरेटर में है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो है वो कितनी है, 40 है। तो सम जो है वो हमारे पास हो जाएगा 215 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, सिंपल सी सोल्यूशन है। 0 आप यहाँ पर छोड़ दें, ये वाला 4 6 आर 24, ठीक है। सॉरी ये 6 नहीं है, 5 है। सो 4 5s आर 20, ठीक है। 2 बच गया, 4 1s आर 4 + 2 6 और 4 2s आर 8। सो 8600 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर जवाब आ गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ x/2 - x/3 इज इक्वल टू 8 इज। ये भी सिंपल सा सॉल्यूशन है, x/2 - x/3 इज इक्वल टू 8। अब इसका आसान हल ये है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2 और 3 इधर डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 6x/2 - 6x/3 इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। ज़ाहिर है हमने इसको सॉल्व करना है तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 3 1s आर 2, 3 2s आर 6। ये बन जाएगा 3x - 2x इज़ इक्वल टू 48, 8 6 आर 48। यहाँ से आ जाएगा x, तो x की वैल्यू 48 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिट है, समझ आ गई होगी आपको। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
The rectangle WXYZ is 45 meter long and 35 meter wide. A path is constructed towards the inner side of the rectangle that is 3 meter wide. Find the area of the path. अब ज़रा क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में वो बता क्या रहा है। ये एक है रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल में ये जो साइड है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, नहीं ये इधर प्लेस नहीं होता, तो हम थोड़ा सा इसको इधर रख देते हैं, वाइड भी कर देते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, ये जो लेंथ है ये 45 मीटर मैं समझ लूँ, और ये जो है 35, ठीक है। अब सबसे और ज़ाहिर है इसका जो इनर पाथ है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है, जो कि इसी के अंदर है, लेकिन इसकी जो विड्थ है मतलब 3 मीटर अंदर है। ये जो लेंथ है यहाँ पर ये वाली 3 मीटर है, और ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल जो बड़े रेक्टेंगल है उसका एरिया मालूम करना पड़ेगा। तो जाहिर है उसका एरिया जो है क्या मालूम करना होगा हमें, एक्सटीरियर एंगल का रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 45 को सिंपल 35 से मल्टीप्लाई कर दें, जल्दी से शाबाश आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1575 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अच्छा जी ये सब कुछ मीटर में है तो ये ज़ाहिर स्क्वायर मीटर आएगा। फिर उसके बाद इनर रेक्टेंगल जो है वो 3 मीटर वाइड है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये सब्ट्रैक्ट होगा सारी जगहों से 3 तो अब हमारे पास जो लेंथ बचेगी इनर की वो क्या बचेगी, 45 माइनस 2 टाइम्स 3, तो ये बनेगा, ये 45 से आप 6 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको बनेगा, आपके पास मिलेगा 39, और W की वैल्यू बनेगी 35 माइनस 2 टाइम्स 3, ये बनेगा 29 मीटर। इसका एरिया मालूम करें, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सा काम है 1131 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्सटीरियर का से इनर रेक्टेंगल, क्योंकि अब आपको ज़ाहिर ये चीज़ आपने हटा दी है तो ये चीज़ मिल गई है। तो अब जब मैं क्या करूँगा, इस एक्सटीरियर से ये इंटीरियर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा कहाँ से, 1575 से 1131 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको मैं वो जगह बता देता हूँ कि आप किस चीज़ का एरिया मालूम कर रहे हैं। ये जनाब वाली रोड बन गई है, अब इसके ऊपर आप साइकिल चलाएं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेगा 444, और ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल x रेशो y इज़ 3:4 and y रेशो z is 6:7. Find the ratio of x रेशो y रेशो z. अच्छा अब हमने इसमें क्या करना है कि ये चीज़ हमें मालूम है कि x रेशो y जो है वो 3:4 है, और y रेशो z जो है वो है 6:7। इसका मतलब ये है कि ये जो y का फिगर है ये हमारे पास इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम इनका क्या कर लेते हैं, इसके नंबर को 1 कर देते हैं, मतलब दोनों में एक ही वैल्यू इसकी कर देते हैं। तो एक वैल्यू करने के लिए चूँकि y यहाँ पर 4 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इसमें ये 6 है
तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो जब यह सिचुएशन आपके पास आ जाएगी कि x रेशो y 9:12, क्योंकि 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 बना, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12 बना, इसमें 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा 12 बना, साइन 7 को 2 से 14 बना। तो अब ये देखें ये कॉमन हो गया और ये बराबर हो गया। तो मैं अगर अब x रेशो y रेशो z लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 9:12 तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x इफ x रेशो 5 एज 6:15। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x/5 इज़ इक्वल टू 6:15। इसको हम क्या करते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या चूँकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर में हैं तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर दें। 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अच्छा, बाकी कुछ सॉल्यूशंस वहाँ पर फेसबुक पर शेयर हुई थी तो इनमें उन्होंने ये सोल्यूशन गलत की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट गिवन दैट द प्रेशर P ऑन द क्वांटिटी ऑफ गैस इज कंटेनर वेरीज इनवर्सली to its volume V, that is P is inversely proportional to V. When pressure on the gas is 10 Newton per meter square, its volume is 25 cubic meter. Find the pressure when the volume is 20 cubic meter. तो इसका सोल्यूशन सिंपल है आपके पास, और वो क्या है कि बॉयल्स लॉ को हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 की वैल्यू क्या है 10, V1 की वैल्यू है 25, P2 की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं इसको P2 को वैसे ही लिख लेता हूँ, और V2 कितना है 20। तो अब हमें P2 की वैल्यू मालूम करनी है, 20 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। ये 10 1s are 10, 10 2s are 20 और 2 1s are 2, 12.5। ये तो आपको आता होगा, सिंपल सा है, 12.5 आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। इसमें आप सोल्यूशन में देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को ज़ाहिर है उसमें से हम निकाल लेते हैं 2। सो 2 निकाल लेंगे तो 2 बन जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, और अब आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर की टर्म को अगर आप देखें, ये x का स्क्वायर है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो 4x है ये है 2 इंटू 2 इंटू x, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब ये हुआ कि 2 तो यहाँ पर बचा और ये है x प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी वो इस तरह से हो जाएगी, x प्लस 2 का स्क्वायर है तो मैंने 2 टाइम लिख लिया है, ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इकरा इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। आफ्टर 12 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69 years। व्हाट इज़ द इकराज प्रेजेंट एज। सो पहली लाइन के मुताबिक इकरा की एज को आई और उसकी डॉटर की एज को डी से रिप्रेजेंट करने के लिए पहली हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि आई इज़ इक्वल टू 4d। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स है। ठीक है, और फिर क्या होगा 12 साल के बाद। ठीक है, 12 साल के बाद आई की एज क्या हो जाएगी, आई प्लस 12। ठीक है, और जो डॉटर की एज है वो तो ज़ाहिर है डी थी, वो तो 4d नहीं थी, तो वो क्या हो जाएगी, d प्लस 12 हो जाएगी। ये डॉटर की एज हो गई, ये इकरा की एज हो गई। ठीक है, तो अब अगर आप देखते हैं कि इकरा की एज जो है वो उसको अगर हम डॉटर की एज के साथ, या मतलब 12 साल के बाद ये इकरा की एज है, उसको अगर हम उसकी बच्ची के एज के साथ ऐड करते हैं जो कि ये वाली है d प्लस 12, तो जवाब आता है आपके पास 69। ठीक है, और अब हमें इकरा की एज चाहिए है। तो अब अगर आप इसमें देखें
तो अब आपको क्या मिलेगा, आई प्लस डी, और ये चीज़ मिल जाएगी 12 जमा 12 24, ये 69 है, ये 24 इधर चला जाएगा, तो आई प्लस डी आपके पास आ जाएगा 69 माइनस 24, यहाँ से आपके पास जवाब आ जाएगा 45। अब ए जो है मतलब आई वो 4D के बराबर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू लगा दें आई की जगह, तो 4D प्लस डी इज़ इक्वल टू 45। 5D आ जाएगा 45 के 5 पे डिवाइड कर दें, डॉटर की एज जो है वो हो गई 9 साल, ठीक है, और अगर इकरा की मौजूदा एज आपने देखनी है तो वो 4D के बराबर है, वो हो जाएगी 36 साल, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा जवाब है वो यहाँ पर सी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। अगला जो ये क्वेश्चन था ये सही तरह से रीडेबल नहीं था, तो मैंने इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट लिख लिए हैं और उसके मुताबिक ही आप इसका जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। अब आप देखें कि अगर मैं इसको फर्स्ट केस के तौर पर लेता हूँ, ये वाला 2 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर 3/2 में क्या हो जाएगा कि 2 का क्यूब जो है वो 8 के बराबर है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब 8 का स्क्वायर रूट आएगा तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2, और ये कैसे आता है थोड़ा सा अगर किसी को पता नहीं है, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 2 बाहर निकल आएगा और 2 अंदर रह जाएगा। एक जवाब आपके पास, हालांकि ये वाला जवाब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन होता तो ये आपके पास इसका ये जवाब होता। दूसरा है 2 रेज़ टू पावर 2/3, ये है 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4, और 4 का क्यूब रूट, या ये भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो यही इसका जवाब होता। और फिर फाइनल है 2 रेज़ टू पावर 2/2, तो ये 2/2 तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 के बराबर। और यहाँ पर ये जो चीज़ है, अब अगर मिसाल के तौर पर ये चीज़ इन्होंने दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है फिर इससे आपको जवाब मिलता है 2, तो फिर ये करेक्ट होगा। तो एनीवेज जो भी होगा उसी के मुताबिक फिर आप इसको समझ सकते हैं। बेसिकली बात समझने की होती है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x² एंड y, x इज़ 7, y इज़ 49, फाइंड x व्हेन y इज़ 100। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक x² डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है y के साथ, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, x² इज़ इक्वल टू ky, k इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब हम इससे क्या निकाल लेते हैं, k की वैल्यू x² y हो जाएगा, ठीक है, और x² की वैल्यू है x है 7 ये वाला, तो 7 का स्क्वायर 49 और y है 49, तो इनसे जवाब आ जाएगा आपके पास 1, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर x² ky के बराबर है, तो मैं जब y की वैल्यू 100 लगाऊंगा, दूसरे केस में, तो x² की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, जब x की वैल्यू मालूम करनी है तो x का मतलब होगा कि इसका स्क्वायर रूट ले लें। अब ज़ाहिर है जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये जवाब मेरे पास या तो आएगा 10 या -10, क्योंकि 10 का भी स्क्वायर 100 होता है और -10 का भी स्क्वायर 100 के बराबर होता है। क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1, व्हाट कैन बी वन कैन बी सेड अबाउट द इवेंट। ऑप्शन ए
it is certain to happen, option B it is impossible to happen, it is more likely to happen, it is equally likely to happen. So चूँकि यहाँ पर ये 100% है, 1 का मतलब है 100%, so that is it is certain to happen. ठीक है, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है. Next question is determine the common fact difference of an arithmetic sequence where the first term is 2 and sixth term is 26. तो इसमें देखें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का सिंपल जो इक्वेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए है, तो आपका सारा काम हो जाएगा. ये पीएसटी के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन दूसरे तरीके से आया था. अच्छा, अब इसमें पहली टर्म दी गई है a1 की वैल्यू उसने क्या बताई है 2, और सिक्स्थ टर्म जो है जो बताई गई है, जो ज़ाहिर है जिसकी बात हो रही है an, क्योंकि ज़ाहिर है हम n हमारे पास 6 होगा, तो a6 की जगह हम फिर क्या लगाएंगे 27. तो मैं इधर 27 लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 2, ये सिक्स्थ है तो ये 6 - 1 और d आपके पास यहाँ पर अननोन है. सो 27 विल बी इक्वल टू ये 5 आ जाएगा, 2 × 5d. सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, दिस इज़ नॉट इनटू बल्कि यहाँ पर प्लस का साइन है. ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 27 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 25 इज़ इक्वल टू 5d. 5 पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जवाब आपके पास आ जाएगा, किधर है जवाब, ये ठीक है आखिरी वाला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x इफ log बेस 12. अच्छा, ये 3 नहीं है, यहाँ पर 3 इसकी पावर में है, 12⁻³ इज इक्वल टू x. अब इस केस में जब हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, log 12 इसकी बेस हो जाएगी और 12⁻³ इज इक्वल टू x. तो ये हमारे पास क्या है, एक स्पेशल केस है जिसमें बेस लॉगरिथम की बेस मैच करती है एक्सपोनेंट के बेस के साथ. ठीक है, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log a⁻c इज इक्वल टू c. ठीक है, तो इस सिचुएशन में a हमारे पास 12 है और c की वैल्यू है 3. ठीक है, तो इसी तरह से जो यही प्रॉपर्टी हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक हो गया. तो ये आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट जवाब जो है वो 3 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है जनाब, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, A box whose length, breadth and height are 5 cm, 2 cm and 3 cm respectively. Its total surface area is. तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है और सरफेस एरिया जो है क्यूब का, किसका है, बॉक्स का, ज़ाहिर है क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है. सो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसका फार्मूला है 2LB + BH + HL. ठीक है, तो LB मीन्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. तो आप इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, 2 बाहर रह जाएगा और लेंथ और ब्रेथ. ठीक है, तो 5 × 2 हो जाएगा प्लस ब्रेथ है 2 और 3, हाइट है 2 × 3 हो जाएगा और हाइट है 3 और लेंथ 3 × 5. तो इस तरह से आ जाएगा 2, ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 15
तो ये आ जाएगा 16 + 15 31, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें 62 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास आपका यहाँ पर जवाब। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉइंट्स। पॉइंट्स आर कोलिनियर, आइसोसेलस, स्केलीन ट्राइंगल एंड दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जाहिर है अब इनके हमें लेंथ मालूम करनी होगी तभी हम कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे। अच्छा, तो अब ये ज़ाहिर ट्रायंगल हमने इस तरह से बनाना है कि ये मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हमने बना लिया, थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर दो यार, ये तो बहुत गंदा ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल मैंने ज़ाहिर इस तरह नहीं बनाया कि मैं इसको क्या कर शो करना चाहता हूँ कि ये सेम साइज़ है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर ये साइड्स लगा लिए हैं ए, बी और सी। तो ज़ाहिर है मैं ए बी, बी सी और ए सी की लेंथ मालूम कर लूँगा, तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए बी की लेंथ अगर हम मालूम करते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने होंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। सो वो आपके पास है 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 10 - 2, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। इससे आ जाएगा 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ये 36 + 64, ये हो गया 100 और जवाब आ गया 10। अब BC की तरफ आ जाएं। BC हैं, BC के कोऑर्डिनेट्स आप कर लें 1 - 9 और 16 - 10। 1 - 9 से आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 16 से वही आ जाएगा, इससे भी -8 का स्क्वायर जो है 64 बनेगा, ये भी 10 आ गया, दो साइड्स तो बराबर हो गए। अभी आते हैं CA की तरफ। तो CA जो है वो आपके पास बनेगा 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 16 - 2 का स्क्वायर और इससे आपके पास बनेगा -2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये जनाब वाली बन गया 4 जमा 14 का स्क्वायर है वह 196 और ये 200 का स्क्वायर रूट बन गया जो कि तकरीबन 14.14 के बराबर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि दो साइड्स इसके बराबर हैं और एक साइड बराबर नहीं है। सो हमारे पास कौन सी जो है इस पर फिट आएगी, दैट इज़ दी ऑप्शन बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 + 5 अंडर द रूट एंड 1 - 5 अंडर द रूट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, ये आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इसके भी ज़ाहिर है हमें जो सोल्यूशन करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैकेनिज़्म सिंपल सा है कि सम ऑफ द रूट्स हम देख लेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स अगर हम कर लें 1 + 5 + 1 - 5, ठीक है, ये दोनों रूट्स हैं ये वाले। सो इससे आपके पास ये वाले तो नंबर कैंसिल हो जाएंगे, दैट विल गिव यू 2 और प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्या, 1 + 5 स्क्वायर अंडर द रूट 1 - 5 अंडर द रूट, ये वही a² - b² वाला फार्मूला हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 - 5 क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो 1 - 5 से आ जाएगा -4, ठीक है। तो अब आप देखें जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, तो ये बनेगा x² सम किसके बराबर है
2k माइनस 2x प्लस प्रोडक्ट -4। तो ये प्लस की जगह मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। तो ये हमारे पास इसकी करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये x² माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा अगर ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, और टेंजेंट थीटा भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उस वक़्त एंगल थीटा कहाँ पर लाई करे। अब ज़ाहिर है साइन में y/x आता है और y/h आता है, मतलब y/हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और टेंजेंट में आता है y/x आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन थीटा के ज़ीरो होने की वजह क्या हो सकती है कि y आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव y कहाँ पर होता है, फर्स्ट और सेकंड में। लेकिन अगर टेंजेंट भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि x भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास बना फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत आपको डिटेल देना चाहता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो कि क्वाड्रेंट 1 जो है इसमें साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो एंड टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, जो हमारी कंडीशन है। क्वाड्रेंट 2 जो है उसमें साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो और टेन थीटा के एक्स ने ख़राब कर दिया लेस देन ज़ीरो। क्वाड्रेंट 3 जो है उसमें साइन थीटा लेस देन ज़ीरो क्योंकि वाई है इसमें शामिल, और टेंजेंट थीटा जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो क्योंकि -x और -y दोनों हैं तो प्लस हो जाएगा। और क्वाड्रेंट 4 जो है उसमें साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, ये ज़ीरो की जगह मैंने थीटा लगा लिया है 2 मरतबा। ठीक है, और क्योंकि ज़ाहिर है नेगेटिव वाई है वहाँ पर, और टेंजेंट थीटा भी ज़ीरो क्योंकि ज़ाहिर है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसलिए इस जनरल इन्फॉर्मेशन को भी अपने पास नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट इफ़ b रेज़ टू पावर, अच्छा ये b रेज़ टू पावर n है और b रेज़ टू पावर m है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया है, गलत है। देन व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m एंड n सेटिस्फाई द इक्वेशन फॉर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ाहिर है अब मैं यहाँ पर b रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू b रेज़ टू पावर m लगाता हूँ। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि बेस बराबर है तो ये m और n भी बराबर होंगे। अब इसमें भी दोनों ना बराबर हैं, इसमें भी दोनों ना बराबर हैं, इसमें दोनों बराबर हैं और इसमें भी ना बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू ऑप्शन आपके पास ठीक आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हो गए ख़त्म मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। Earthquakes generate both transverse waves and longitudinal waves. Identify another name for transverse waves in the context of earthquakes. तो इसको हम क्या कहते हैं, एस वेव्स कहते हैं। ठीक है, यह आपके पास करेक्ट वेव, इसका नाम वो हो जाएगा ऑप्शन। विच टर्म डिस्क्राइब्स द बेस पेयरिंग रोल इन DNA। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस में ये कम्प्लीमेंटैरिटी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ऑयल एंड पेट्रोल स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस कॉजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं आपके पास, जिसमें ये लास्ट ऑप्शन जो है सनलाइट पेनिट्रेटिंग एंड ऑक्सीजन मिक्सिंग आर प्रिवेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय 1 क्लोरीन एटम इज़ 1000, 10,000, 50,000 एंड 100,000। तो ये आपके पास सिंपल डाटा प्रॉब्लम है। 100,000 1 डे ऑफ वीनस इज़ इक्वल टू दैट इज़ 1 ईयर ऑफ अर्थ। Natural rubber is elastomer derived from latex. The chemical name for the purified natural rubber is, तो ये जो है ये क्या है, ये वाला ऑप्शन है पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी।
Plasma is the liquid part of the blood. Which component makes up about 7 to 8%? तो ये जो है ये क्या है उसका अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आधा लिखा हुआ है बिकॉज क्योंकि जो मैंने अपने पास दूसरे पेपर रखे थे ये मेरे ख्याल में यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है that plasma is the liquid part of the blood which is about 55% by volume of blood। ठीक है, क्वेश्चन क्या है that which component of the plasma makes up about 7 to 8%। ठीक है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ज़ाहिर है पहली इंफॉर्मेशन जो थी वो सिंपल जनरल सी थी, प्रोटीन्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है दैट एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो वो क्या है? अच्छा यहाँ पर मैंने सॉलिड इन सॉलिड लिखा हुआ है, टेस्ट में आया था सॉलिड इन गैस और वो है स्मोक। तो इसको कहने की ये बेसिक वजह ये है कि जो स्मोक में होता है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, और अदर मटेरियल्स। सो इस वजह से these particles are dispersed throughout the air creating the visible mixture. Next is which one of the following is true about electromagnetic waves? Mechanical waves, transverse, ये ट्रांसफर्स नहीं है, ये ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसवर्स। और तीसरा है मैटर वेव्स इन नेचर, ये मैट्रो नहीं है, ये मैटर वेव्स है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हैं दे आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर, ठीक है। When sand enters moisture body, which process occurs after some years? Which process occurs? तो ये जो है pearl formation occur is the process which occurs. The feeling of the original sound remains in the human brain until 0.1 second. ठीक है, ये इको वाले टॉपिक में भी आपने ये बात पढ़ी होगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है टर्पेंटाइन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पर ये यूज होता है? दैट इज पेंट्स एंड इंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च सैटेलाइट? जीपीएस, IR, NSS, हबल टेलीस्कोप और इनसेट। ये इनसेट ये नहीं है, INSAT, ठीक है। तो इसमें हबल टेलीस्कोप जो है स्पेस टेलीस्कोप, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू सेमी सॉलिड इज कॉल्ड, ये आपके पास कोएगुलेशन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। GMO चीज़ रिक्वायर्स अ क्लॉटिंग एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम? सो वो जो है ये आपके पास चिमोसिन जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन Ne इज 10, इट बिलोंग्स टू विच पीरियड? ठीक है, तो ये सेकंड। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ग्राम सीड? ठीक है, सो नॉट वाले पॉइंट पे गौर करें। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, ये बात ज़रूरी है कि ये नॉट वाला क्वेश्चन ज़रूर कभी कभी हमसे मिस हो जाता है, नॉट वाला वर्ड। अगला क्वेश्चन है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीट? तो इसमें ये सॉसेजेस, पेपरोनी, ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स? और उसमें बेसिक जो हमारे पास है दैट इज़ लैक ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि ज़ाहिर है दे नीड ऑक्सीजन। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज़ ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो दैट इज़ ड्यू टू मसल्स
ये मसल्स कंटेन करता है। तो ये हमारे पास साइंस के पोर्शन में और मैथमेटिक्स के पोर्शन में सारे क्वेश्चंस थे। साइंस के पोर्शन मेजॉरिटी रीडिंग से रिलेटेड है, लेकिन मैथमेटिक्स का पोर्शन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर ये बात बनेगी। आप देख रहे हैं कि जो प्लेन इक्वेशंस हैं उनको वर्ड प्रॉब्लम्स में इस तरह मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाया जाता है कि आपको एक्चुअल इक्वेशन की तरफ जाने के मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, तो कोशिश करें, अपने कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करें और देखते हैं इंशाल्लाह अगली मैं वीडियो शेयर करूंगा। ये सीटी की जो 11 मई को आज टेस्ट हुआ है, तो वो भी मैं शेयर करूंगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो आपकी। थैंक यू।